Hello students, my name is Rohit Kushwaha and today we are going to discuss a very important part of solution. And आप सभी को थैंक यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए, जिससे कि हम लोगों की फैमिली 1000 प्लस हो चुकी है। और हम लोगों को एक नया फीचर ऐड हो गया है हम लोगों के चैनल में कि हम लोग रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ अब लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग ये प्लानिंग करते हैं कि हर वीक में 1 से 2 क्लासेस लाइव लेंगे हम लोग। क्लियर है? तो आप लोग अपने भी सजेशन बताना कि हम लोग कितनी क्लासेस लाइव ले सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लास लेने के लिए एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है ना? तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है सॉल्युबिलिटी, तो यहाँ हम लोग मेनली 2 टाइप की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, और सेकेंड होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। क्लियर है? तो देखो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर है? तो देखो बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मैंने क्या किया, ये ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज को मैंने किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया। क्लियर है? तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर ग्लूकोज सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। क्लियर है? अब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज सॉलिड है, मतलब ये क्या हो गया, ये सॉल्यूट हो गया, प्लस वाटर क्या है यहां पर, वाटर यहां पर लिक्विड है, मतलब सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर में लिक्विड को हमेशा सॉल्वेंट लेंगे और सॉलिड को सॉल्यूट लेंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहां पर ट्रू सॉल्यूशन की बात हो रही है। नेक्स्ट देखो, तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है? तो ग्लूकोज को वाटर में डालोगे तो सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। तो इस प्रोसेस सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन बना रहा होगा तो देखो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग डिसॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपने ऐड किया तो यहाँ पे सॉल्यूशन बनने लगा, और सॉल्यूशन जब बनेगा तो मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है, यानी इसमें रिएक्शन नहीं होगी। इसमें क्या क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे। क्या बच्चों आ रही है यहाँ तक बात समझ में? चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल देखो सॉल्वेंट के पार्टिकल से बड़े हैं, यानी इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इनके कंबाइंड होने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। यानी सॉल्यूट सॉल्यूट आपस में क्या कर रहे होंगे, कंबाइंड कर रहे होंगे। और जब सॉल्यूट सॉल्यूट आपस में कंबाइंड करेंगे तो सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट से फिर सेपरेट हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन फिर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में। ठीक है? तो इस बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बच्चों आ रही बात समझ में? ठीक है? यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट से जब सॉल्यूशन बन रहा होगा तो इस प्रोसेस को डिसॉल्यूशन बोलते हैं, और सॉल्यूशन से फिर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बन रहा होगा, इस साइड में जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आ रही है इसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि यहां पर देखो सॉल्यूट सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े हैं, और बड़े पार्टिकल में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, पढ़ चुके हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो कंबाइंड होने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, और कंबाइंड हो गया मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट एक साथ होता जा रहा है, और जब एक साथ हो रहा मतलब सॉल्वेंट से वो अलग हो रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। अब देखो इसी में अगर मैंने कहीं आरडी लिख दिया, देखो आरडी मतलब क्या होगा, मतलब होगा आर, मतलब हो गया रेट ऑफ डिसॉल्यूशन। क्लियर है? यानी ये किसका रेट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट है। ऐसा मैंने बीडी लिख दिया, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या होगा, आरसी, मतलब क्या होगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो मैं इसको रफ करूँ इस वाले पार्ट को। तो आरडी और आरसी आपको समझ में आ गया क्या होगा। अब देखो बच्चों मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ। जैसे मैंने बच्चों यहाँ पर देखो लिखा इनिशियल स्टार्टिंग में देखो क्या होगा, स्टार्टिंग में मैंने क्या लिया था, सॉल्यूट लिया था, सॉल्वेंट लिया था, और दोनों को मिक्स कर रहा था। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, सॉल्यूट सॉल्वेंट, अब स्टार्टिंग में सॉल्यूशन तो था ही नहीं, दोनों मिलकर ही सॉल्यूशन बना रहे थे। यानी मैं वाटर में ग्लूकोज ऐड कर रहा था, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, डिसॉल्यूशन हो रहा था। यानी यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ डिसॉल्यूशन स्टार्टिंग में ज्यादा होगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, क्योंकि सॉल्यूशन स्टार्टिंग में बना ही नहीं है। तो क्रिस्टलाइज
मतलब सॉल्यूट के इंटरेक्शन, जब सॉल्यूशन बना ही नहीं है तो इनके अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी बहुत कम होगी ही नहीं। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। क्लियर है। अब जैसे जैसे तुम सॉल्यूट ऐड करते जाओगे ग्लूकोज वाटर में, वैसे वैसे सॉल्यूशन बनता जाएगा। और तुम सॉल्यूट ऐड कर रहे हो मतलब ग्लूकोज डालते जा रहे हो, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे। और अगर यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इंक्रीज करते जाएंगे तो ग्लूकोज में क्या होगा, इंटरेक्शन भी इंक्रीज करता जाएगा। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, कंबाइन होने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। और कंबाइन होने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पर क्या होगा, टाइम जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा आरसी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है। और आरसी इंक्रीज करते करते क्या होगा, एक टाइम बाद इसके बराबर आ जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम में मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है। क्या बात आ रही समझ में आप लोगों को, क्लियर है। चलो ठीक है। यानी सॉल्यूट अगर तुम ऐड करते जाओगे तो सॉल्वेंट, अगर फिक्स सॉल्वेंट लिया है तुमने तो ग्लूकोज तुम ऐड करते जाओगे तो स्टार्टिंग में आराम से डिसॉल्व होता जाएगा। एक लिमिट आएगी मैक्सिमम, इस पॉइंट पर वो मैक्सिमम डिसॉल्व होगा। अब उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम्हें उससे ज्यादा तुमने ग्लूकोज डाल दिया तब क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे तो वो कंबाइन भी ज्यादा होने लगेंगे। तो उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से कम हो जाएगा। क्लियर है। तो इस पॉइंट को देखो, इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को। और इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल रहे हैं। क्लियर है आप लोगों को। यानी अगर मैंने वाटर ले लिया, जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको फिर से एक सब बता रहा हूं, उससे देखो ध्यान से। अगर मैंने मान लो यहां पर 1 लीटर वाटर ले लिया, ठीक है, और मैंने बोला कि 1 लीटर वाटर में ग्लूकोज जो सॉल्युबल होगा वो भी एक लिमिट होगी सॉल्युबल होने की। ऐसा तो नहीं होगा मैं कितना भी ग्लूकोज डाल दूं उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, तो उसकी भी एक लिमिट होगी। मैंने मान ली इसकी लिमिट कितनी है कि मैक्सिमम कितना सॉल्युबल हो सकता है, मान लो 100 ग्राम सॉल्युबल हो सकता है। क्लियर है। तो अगर 1 लीटर वाटर लोगे, अगर आपने 100 से कम ग्लूकोज लिया, मान लो 5 ग्राम ग्लूकोज डाला, तब भी वो सॉल्युबल हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। फिर अब आपने 10 ग्राम डाला तब सॉल्युबल हो जाएगा, तब भी क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड है। कब तक अनसैचुरेटेड बोलोगे, जब तक 100 ग्राम तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 100 ग्राम सॉल्युबल होने की है। क्लियर है। जैसे मैं 100 ग्राम ग्लूकोज डालूंगा उसके बाद क्या होगा, सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होगा कि हाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 1 लीटर वाटर में 100 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ। तो ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, 100 ग्राम सॉल्युबिलिटी होगी किसमें, पर लीटर सॉल्यूशन में, या पर लीटर सॉल्वेंट बोल सकते हो। ठीक है। तो 100 ग्राम ग्लूकोज सॉल्युबल होगा पर लीटर सॉल्वेंट में। क्या बता रही समझ में आप लोगों को। और अगर तुमने 100 से ज्यादा डाल दिया तो सॉल्युबल तो 100 ही ग्राम होगा और बाकी का ग्लूकोज क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यहां तक सॉल्युबल होगा जब तक रेट ऑफ डिसोल्यूशन की वैल्यू ज्यादा है, और जैसे दोनों बराबर होगी वहां पर सॉल्युबल होना बंद हो जाएगा, यानी मैक्सिमम इतना हो सकता है। इससे ज्यादा करोगे तो क्या होगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज कर जाएगा। क्या बच्चों समझ रहे हो आप बात मेरी। ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया कि डिसोल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। तो बच्चों देखो, जस्ट मैंने अभी ये बताया कि यहां पर क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जब सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा, ये दोनों क्या करेंगे, जब डिसॉल्व होंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन रेडी करेंगे। क्लियर है। तो देखो यहां पर बच्चों क्या होगा, यहां पे मैंने क्या लिया था, इसकी जगह मैंने ग्लूकोज लिया था, इसकी जगह मैंने क्या लिया था, इसकी जगह मैंने वाटर लिया था, और यहां पे क्या बना था, यहां पर ग्लूकोज सॉल्यूशन बना था। क्लियर है। तो अब बच्चों देखो यहां पर, अब जब ये सॉल्यूशन तैयार होगा तो यहां पे देखो तीन यहां पे कौन कौन से टाइप के चेंजेस होंगे एनर्जी के टर्म में बात करते हैं। तो पहले देखो यहां पर सॉल्यूट दिया हुआ है मैंने, सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करना है, तो यहां पर कंटेनर में क्या होगा, बहुत सारा सॉल्यूट रखा होगा। इस कंटेनर में क्या होगा, यहां पे सॉल्वेंट होगा। क्लियर है।
ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या होगा, सॉल्यूशन बन गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा। तो चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सॉल्वेंट लिख दिया और यहाँ पे मैंने ये क्या कर दिया, ये सोल्यूट कर दिया, क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज़्यादा बड़े होंगे एज कम्पेयर टू वाटर के मॉलिक्यूल। क्लियर है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पर देखो, अब तुम्हें सॉल्यूशन बनाना है तो पहले सोल्यूट सोल्यूट के बीच में, यहाँ पर देखो सोल्यूट क्या होंगे, बहुत सारे सोल्यूट है, ऐसे ऐसे होंगे, सब सोल्यूट क्या होंगे, पास पास होंगे। यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सोल्यूट सोल्यूट के बीच का क्या होगा, इंटरेक्शन को ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, यहाँ पे सोल्यूट सब एक साथ कलेक्टेड होंगे। अब यहाँ पर सोल्यूट क्या होंगे, थोड़े सेपरेट हो जाते हैं, यानी यहाँ पर एक सोल्यूट सोल्यूट जो है ना, सोल्यूट सोल्यूट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इनके बीच का इंटरेक्शन क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। और इंटरेक्शन वीक हो रहा है मतलब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ा, इंटरेक्शन को वीक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी देनी पड़ेगी तो बोल लो यहाँ पे बताओ कितनी, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज होगी। अगर इंटरेक्शन को वीक करना है तो आपको हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, कहीं भी एनर्जी देनी पड़ती है तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होती है, डेल्टा एच क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सब एक साथ में होंगे, तो यहाँ पे आपको सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन को वीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन को वीक करना पड़ेगा। और इंटरेक्शन को वीक करना तो फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो डेल्टा H2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि एंडोथर्मिक में डेल्टा H पॉजिटिव होता है। क्लियर है? यहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट पे इंटरेक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड वाले केस में सोल्यूट और सॉल्वेंट में, तो सोल्यूट सोल्यूट में डिक्रीज कर रहा है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट डिक्रीज कर रहा है, बट वहां जब सॉल्यूशन बन रहा है तो सोल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन इंक्रीज कर रहा है। और जब इंटरेक्शन इंक्रीज करता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, ऑलवेज। तो एनर्जी रिलीज होगी तो मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा, अब क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है, इसको मैं डेल्टा H3 मान लिया, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है? यानी पूरे प्रोसेस में जब सोल्यूट सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बना रहा है, उसमें क्या होगा, जो पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी का जो हुआ लॉस या गेन हुआ, डेल्टा सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, वो कितना होगा, वो होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, इतना एनर्जी का चेंज होगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? और डेल्टा H1 और डेल्टा H2 मतलब क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में दी होगी, पॉजिटिव वैल्यू होती है, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये निगेटिव होगी। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहा है, तुम्हारा बॉन्ड तुम्हें तोड़ना पड़ रहा, मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन को वीक करना पड़ रहा। और जब भी इंटरेक्शन आप वीक करोगे, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी मतलब पॉजिटिव। जब इंटरेक्शन क्या होगा, अपने आप इंटरेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो रहा है सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, ठीक है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। और जब इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। और भी देखो, मैं और भी चीज़ बता सकता हूँ कि सॉल्युबिलिटी और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो जैसा कि आप लोग ने पढ़ा होगा, नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। जैसा कि हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि पोलर जो होते हैं, पोलर कंपाउंड, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। और जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। और एक हम लोग ने और डिस्कस किया था, जैसे कि हाँ, सॉल्बिलिटी के ऊपर लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी डिस्कस किया था। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में लैटिस एनर्जी क्या होती है, फिर मैंने बताया था हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। फिर लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बीच का डिफरेंस जब ज़्यादा होता है तो सॉल्बिलिटी ज़्यादा होती है, वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप जल्दी से उसको नोट करिए। तो बच्चों देखो, जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको देखो थ्योरी फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर है? तो सॉलिड क्या होगा, हमेशा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और लिक्विड हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अगर आपने फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लिया तो उसमें क्या होगा, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही डिजोल्व कर सकते हो, अगर उससे ज़्यादा डिजोल्व करोगे तो डिजोल्व नहीं होगा। क्लियर है? तो उसकी एक देखो एक डेफिनेशन बनाई गई है। डेफिनेशन क्या है,
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है? तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। और इसके पहले जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सॉल्युबिलिटी जो होती है कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगी। एक तो नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगी, ठीक है, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। जैसा कि पता है पोलर सॉल्वेंट, जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, जो कि नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। क्लियर है आप लोगों को? और एक हम लोगों ने पढ़ा है लैटिस एनर्जी का फैक्टर, एक पढ़ा हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर। तो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पे भी इफेक्ट करती है सॉल्युबिलिटी। और थर्ड पॉइंट याद करना आपको, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है? और बच्चों ये वाला लेक्चर हम लोगों ने अपलोड करने में काफ़ी लेट कर दिया। अब आपको आज से क्या होगा, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको लेक्चर्स मिलता रहेगा, ठीक है। एक एक दिन के गैप में आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलते रहेंगे, तो हम लोग कंटिन्यू लेक्चर करेंगे, ठीक है। और बच्चों जिस दिन हम लोग लेक्चर अपलोड किया करें उसी दिन अगर आप लोग देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जैसे कि मान लो मैंने आज लेक्चर अपलोड किया, अगर आज आपने देख लिया तो आज शाम तक आप मुझे डाउट बता दोगे, तो मैं क्या करूँ, मुझे अगर लेक्चर परसों अगर आपको मिलेगा तो मुझे कल बनाना पड़ेगा, और कल मुझे बनाना पड़ेगा तो आज रात तक मुझे आप डाउट अपने बता दो, इससे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आप अपने डाउट 2 या 3 दिन बाद बताओगे, ठीक है ना, लेक्चर अपलोड करने के, तब थोड़ा पॉसिबल नहीं होता डाउट क्लियर करना। तो बच्चों आज की क्लास में क्या होगा, आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, आज इसी मतलब लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है और अपने सारे डाउट्स बताने हैं जो कि हम लोगों ने डीपीपी लिखी थी। अगर आपको डीपीपी मिल गई है तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको मैंने डीपीपी बहुत दिन पहले दे दी थी, अप्रॉक्सीमेट 15 डेज पहले दे दी थी। आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, और अगर सॉल्व कर लिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना तुम्हें कौन कौन से डाउट्स आए हैं। तो आज बता देना, तो मैं क्योंकि कल वीडियो बनाऊंगा, और कल बनाऊंगा तो मुझे आज तक डाउट चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, कल मैंने सारे डाउट को आपके क्लियर कर दूंगा। अगर आपने जिसने भी आज के बाद अगर आज नहीं बताया कल बताया तो उसका डाउट क्लियर होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड के बारे में। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर अब जैसे कि हम लोग ने भी पढ़ा था कि फिक्स अमाउंट ऑफ अगर लिक्विड ले लोगे आप तो उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो सकता, मैक्सिमम एक लिमिट होती है। वैसे यहाँ पर इस केस में भी वही सेम होगा, अगर आपने फिक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड ले लिया तो उसमें गैस भी सॉल्वेबल होना भी फिक्स हो जाएगा, यानी एक लिमिट से ज़्यादा आप गैस को सॉल्वेबल नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो उसकी देखो डेफिनेशन क्या होगी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन 1 ml ऑफ सॉल्वेंट। तो उसकी डेफिनेशन में 1 ml मान के आपको डेफिनेशन बना दी गई है, तो ये किसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों देखो मैं अगर बात करूँ सॉल्युबिलिटी यहाँ पर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, यहाँ पर डिपेंड करेगी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगी। अगर पोलर गैस होगी तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगी, अगर नॉन पोलर गैस होगी तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगी, ठीक है। बट कभी कभी ये भी देखा गया कि नॉन पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल होती है, लाइक ऑक्सीजन गैस जो होती है वो क्या होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग गैस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो यहाँ पर आपको कौन सी गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगी उसका ऑर्डर लिखना है। तो आपको बच्चों याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, यानी यहाँ पर वाटर में आपको इसको सॉल्युबल करना है। तो वाटर में सॉल्युबल ज़्यादा कौन होगा, जो वाटर के साथ जिसका इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा। अब इंटरेक्शन की बात आ गई, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आ गई। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में याद है हम लोग ने पढ़ा था वैन डर वाल इंटरेक्शन पढ़ा था। वैन डर वाल इंटरेक्शन में 5 टाइप के इंटरेक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यानी इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अगर तुम अमोनिया देखोगे, अमोनिया और वाटर, ठीक है, तो अमोनिया और वाटर में इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा। CO2 और वाटर में इंटरेक्शन क्या होगा, थोड़ा वीक होगा। ऑक्सीजन और वाटर में इंटरेक्शन और वीक होगा। तो यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन लगेगा, CO2 और वाटर में जो इंटरेक्शन लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्लियर है? वाटर और ऑक्सीजन में जो इंटरेक्शन लगता है उसको भी क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। हाइड्रोजन और वाटर में जो इंटरेक्शन लगेगा उसको क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। और अमोनिया और वाटर में जो इंटरेक्शन लगेगा उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, अमोनिया की होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब इनमें देखो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इन तीनों में क्या इंटरेक्शन क्या है तुम्हारा, इंटरेक्शन का नाम तो सेम ही है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। उसमें भी क्या होगा, इस जिसमें मोलर मास ज़्यादा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें भी हम लोगों ने ऑर्डर पढ़ा था, सरफेस एरिया, मोलर मास, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो यहाँ पर क्या होगा, मोलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसमें इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मोलर मास 44 है, इसका मोलर मास 32 है, इसका मोलर मास 2 है। तो ये ऑर्डर हो चुका है, ठीक है।
यानी अमोनिया सबसे ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा, उसके बाद CO2 होगा, उसके बाद O2 होगा, उसके बाद H2 होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वो इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है, और यहाँ पे वैन डेर वाल्स इंटरेक्शन लग रहा है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, और वो इंटरेक्शन वीक होता है किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में। इसलिए यहाँ पे देखो मैंने मोलर मास नहीं देखा, जबकि मैंने यहाँ पे क्या देखा? मोलर मास देखा, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें? केमिकल बॉन्डिंग में। क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों देखो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, तो पहले तो मैं इसको रफ करता हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पर जैसे कि बात करूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्यूट, मतलब मैंने यहाँ गैस ले लिया, ठीक है, गैस मतलब यहाँ पर सॉल्यूट हो गया, प्लस यहाँ पे मैंने लिक्विड ले लिया, गैस को लिक्विड में सॉल्युबल कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बना रहा है? गैस लिक्विड क्या होगा? डिसॉल्व कर रहा है, मतलब यहाँ पर इसको सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो मैंने सॉल्यूशन लिख दिया। क्लियर है? और ये जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन कौन सी होती है? ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होगा? एनर्जी इसमें रिलीज होगी, तो गैस क्या होगी? सोल्यूट होगी, और लिक्विड क्या होगा? वो यहाँ पे सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, अगर मैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करूं, ठीक है, तो मुझे देखना सॉल्युबल गैस लिक्विड में सॉल्युबल ज्यादा कब होगी, तो मुझे सॉल्युबिलिटी देखनी है। सॉल्युबिलिटी ज्यादा कब होगी? तो सॉल्युबल होना मतलब क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना होता है कि बैकवर्ड में जाना होता है? फॉरवर्ड में जाना। जब गैस लिक्विड में सॉल्युबल होगी तो सॉल्यूशन बनाएगा, रिएक्शन जितनी ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी उतनी ज्यादा गैस क्या होगी? लिक्विड में सॉल्युबल होगी। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाती है? जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कि डिक्रीज करोगे? यस, डिक्रीज करोगे। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, लीच-रैली प्रिंसिपल डिस्कस किया था, वही हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा कब होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाती है? जब टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे। क्लियर है? तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? वो इंक्रीज करेगी। क्या बात आ रही समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब देखो इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लेते हैं हम लोग। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखो, तो यहां पर देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर मैंने क्या कर दिया? यहां पर प्रेशर कांस्टेंट था, यहां मैंने क्या कर दिया? टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। मैं टेम्परेचर चेंज कर ही नहीं रहा हूं। तो अब मैंने पता, अब बच्चे बताओ किसमें प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि प्रेशर डिक्रीज करने पर? बताओ। तो मुझे देखो बच्चों सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, यानी गैस को हमें क्या करना है? लिक्विड में सॉल्युबल करना है। और याद है हम लोगों ने पढ़ा हुआ था गैसियस स्टेट में कि जब गैस में क्या होगा, तुम गैस में अगर तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे, गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, तो गैस क्या होगा? लिक्विड गैस जो होती है लिक्विड में कन्वर्ट होती है ना? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पढ़ा था हम लोगों ने। तो यानी गैस की क्या होती है? टेंडेंसी लिक्विड में कन्वर्ट होने की कब होती है? जब उसमें प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो जितना ज्यादा तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे, गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्परेचर डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, जबकि प्रेशर को इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। तो बच्चों देखो यहाँ पर बोर्ड में दिख रहा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है हम लोगों ने, मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने लिखा क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो गैस क्या होगी? लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल होगी। तो अब जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे तो गैस लिक्विड में सॉल्युबल ज्यादा होती जाएगी, और लिक्विड में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो लिक्विड में क्या होगा? गैस का मास ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर है? यानी मैं ये बोल सकता हूँ, हेनरी ने क्या बोला कि जो प्रेशर होगा, जितना ज्यादा तुम गैस का प्रेशर इंक्रीज करोगे, क्लियर है, उतना ज्यादा क्या होगा? गैस लिक्विड में सॉल्युबल ज्यादा होगी, और लिक्विड में सॉल्युबल ज्यादा होगी तो लिक्विड के अंदर गैस का मास इंक्रीज करता रहेगा। यानी मैं बोल सकता हूँ जो मास ऑफ गैस है, गैस का जो मास है किसमें? इन लिक्विड, वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे। यानी प्रेशर जो हो गया वो डायरेक्टली पोर्शन क्या हो गया? मास हो गया। मास किसका? गैस का। किसमें? लिक्विड के अंदर। आ रही बात समझ में? ये पॉइंट समझना कि यानी गैस अगर लिक्विड में बढ़ती जा रही है तो लिक्विड में गैस का मास बढ़ता जा रहा है, लिक्विड में गैस का मास इंक्रीज करता जा रहा है। क्लियर है? चलो ठीक है। तो यहां देखो बच्चों, मैं एक कांस्टेंट लगा सकता हूं। यहां पे कांस्टेंट मैंने क्या लगा दिया? प्रेशर ऑफ गैस जो होगा इक्वल टू, तो मैंने कांस्टेंट ले लिया KH, इसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर है? तो इसको देखो मैंने यहां पे ये लिख सकता हूं, जो मास होगा यहां पर, मास किसका है? ये गैस का है। किसमें है? इन लिक्विड में। क्लियर है? तो ये देखो एक फॉर्मूला बन गया
यानी प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट इनटू मास ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर है। अब बताओ बच्चों, आपसे पूछ लेगा बताओ बच्चों KH की वैल्यू क्या होगी। तो KH क्या, KH एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, KH की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। क्लियर है। ये वैल्यू डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट गैस के लिए, डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए। तो ये कांस्टेंट है, हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ऑलवेज गिवन होगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर बच्चों KH की जो वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, KH इक्वल टू क्या आएगा, प्रेशर अपॉन क्या होगा, मास आ रहा है यहाँ पर, यानी जो KH की यूनिट आएगी यहाँ पर, KH की यूनिट क्या आएगी, प्रेशर किस में लेना है आपको, ATM में, और मास किस में होगा, मास आपको होगा ग्राम में। तो ये KH की क्या आ गई, यूनिट आ गई। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है। अब देखो, तो जनरली देखो एक फॉर्मूला ये हो गया, मैं एक फॉर्मूला देखो इससे और बनाता हूं जो कि जनरली आपका बार बार यूज होगा। तो मैं इसको रफ करता हूं पहले तो, ठीक है, मैं रफ कर देता हूं। तो जो हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग और बनाते हैं उससे मेनली क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो बता दे रहा हूँ, लिखा गया सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में मैंने क्या किया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट प्रेशर, यानी सॉल्बिलिटी क्या होगी, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है। चलो फिर ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। मैं जैसे बताऊंगा कि जैसे जो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। और जो मोल्स होता है वो क्या होता है, मोल्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। यानी मास जिसका ज्यादा होगा उसके मोल ज्यादा होंगे, और जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। यानी मैं लिख सकता हूं जो मोल फ्रैक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मास होगा। क्लियर है। यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं ये जो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन किसका, गैस का। कहां पर गैस मोल फ्रैक्शन, इन लिक्विड फेस में, क्योंकि जिस गैस का मास ज्यादा होता है उसके क्या होंगे, मोल्स भी ज्यादा होंगे, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। जैसे मान लो कि मैंने हाइड्रोजन एक बार 10 ग्राम लिया और एक बार 20 ग्राम लिया, तो 20 ग्राम हाइड्रोजन के मोल ज्यादा होंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो देखो समझ में आ रहा है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल होता है, मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू क्या होगा, मैं यहाँ पे भी कांस्टेंट लगा सकता हूँ, इसको मैंने बोल दिया हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन किसका, गैस का, किस में हो गया, इन लिक्विड फेस। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को, ये देखो। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, वो भी हेनरीज कांस्टेंट है, ये भी हेनरीज कांस्टेंट है, बट अब इसमें उसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में बस यूनिट का डिफरेंस है। वहां पे हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट क्या थी, प्रेशर पर क्या थी, ATM पर ग्राम थी। यहां पे हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट क्या थी, देखो यहां पर, अब इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती है, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है। तो यहां पर देखो KH की जो यूनिट क्या होगी, जो प्रेशर की यूनिट होगी। अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ATM होती है, तो KH भी क्या होगा, ATM होगा, जो कि मैंने लिखा हुआ है। KH हैज सेम यूनिट हैज प्रेशर, तो प्रेशर की जो यूनिट होगी वही यहाँ पर KH यूनिट होगी। तो आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आपको KH की वैल्यू गिवन होगी। अब देखना KH की वैल्यू कौन सी गिवन है, KH की वैल्यू का यूनिट अगर ATM में गिवन है तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर KH की वैल्यू ATM में गिवन नहीं है, ATM पर ग्राम में गिवन है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसके पहले जो हम लोग ने पढ़ा हुआ था। क्लियर है। तो KH की यूनिट से पहचानोगे तुम्हें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, जबकि KH क्या कांस्टेंट है और ये हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। तो KH की वैल्यू क्या होगी, सेम यूनिट होगी प्रेशर की। KH डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH है फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट या डिफरेंट गैसेस लिखा हुआ है। तो KH की वैल्यू हर गैस के लिए अलग होती है, हर सॉल्वेंट के लिए भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्या बच्चों आधी बात समझ में आप लोगों को, अगर बात समझ में आ रही तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए और मैं इसकी आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और आज ही कमेंट कर देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे कल वीडियो बनाना है तो मैं परसों अपलोड करूँगा। तो अगर रात तक जिसका भी कमेंट आ गया तो मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो जिस दिन मैं वीडियो अपलोड किया करूँ उसी दिन अगर देखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है ना। तो आप नोट करिए। और बच्चों हाँ, रिवाइज करते रहना, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। जितना ज़्यादा नया पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप क्लास में कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो आपको सबको आ जाएगी, जितने भी क्लास में बच्चे सबको समझ में आता है। आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा, 100% लोगों को समझ में आ रहा होगा, मतलब 90% को तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है।
बट लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है। सिलेक्शन किसका होता है? जो एग्जाम तक याद रखता है, और याद वही रखता है जो रिवाइज करता रहता है। तो टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। अगर तुम्हें लग रहा है कोई चीज़ तुम भूल रहे हो तो उसको तुरंत रिवाइज करो, ठीक है ना। तो 11 का भी आपको याद होना चाहिए, 12th का भी याद होना चाहिए, तभी जाकर आपका नीट और जेईई में सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, जितना भी अभी तक हम लोग ने पढ़ा हुआ है मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिस्कस कर रहे थे। तो अब देखो, सॉल्बिलिटी जो होती है कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, सेकंड नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है, थर्ड किस टेम्परेचर में अगर सॉल्बिलिटी देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है, चौथा पॉइंट प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो प्रेशर के ऊपर हम लोगों ने हेनरीज लॉ डिस्कस कर लिया। तो KH मीन्स क्या होता है? हेनरीज कांस्टेंट होता है। और दो टाइप के हम लोगों ने डिस्कस किए लॉ, ठीक है ना। लॉ एक ही था बट उसी को मैंने अरेंज कर दिया था, सेकेंड टाइप में रीअरेंज कर दिया था। तो KH की वैल्यू से आप पहचानोगे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। KH क्या थी? एक कांस्टेंट था, वो हमेशा क्वेश्चन में आपको दिया होगा। तो यूनिट्स हम लोग पहचान लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, क्लियर है। अब KH की वैल्यू भी क्या होती है? डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होती है, डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए भी डिफरेंट होती है। ये आपको याद नहीं करनी है, हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा? गिवन होगा, क्लियर है। चलो फिर ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन हेनरीज लॉ के पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन कहाँ होता है? सॉफ्ट ड्रिंक में होता है, ठीक है। और क्या होता है? स्कूबा ड्राइवर्स क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं। हाली बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है। और एक तो ये भी देख सकते हो, जहाँ जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? सॉल्बिलिटी गैस की ज़्यादा होगी लिक्विड में। अगर प्रेशर कम करोगे तो गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड में क्या होगी? कम हो जाएगी। इसका एक एप्लीकेशन और आप सोच समझते हो, जनरल रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो। जैसे कि मान लो पहाड़ों के ऊपर क्या होता है? प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होता है तो क्या होता है कि पहाड़ों के ऊपर क्या होता है? प्रेशर अगर कम होगा तो ऑक्सीजन के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन कम डिजोल्व होती है, ठीक है। तो यानी जितने भी लोग पहाड़ों में रहते हैं उनके ब्लड में क्या होता है? वो ऑक्सीजन कम सॉल्युबल होती है। कम सॉल्युबल होती है तो उनकी थोड़ी सी थिंकिंग एबिलिटी कम होती है, ऐसा एक रिसर्च में देखा गया है, ठीक है। तो जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं उनकी थोड़ी थिंकिंग एबिलिटी कम होती है। और देखो, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ देखो समझ सकते हो। पहला लिमिटेशन क्या हो गया? प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई, यानी प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे सॉल्बिलिटी कम होगी। बट प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखो, क्योंकि मुझे सॉल्बिलिटी, गैस को लिक्विड में सॉल्बिलिटी देख रहा हूँ, अब मैं प्रेशर ही बढ़ा के सॉल्बिलिटी कर दूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा ना। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रेशर की वजह से गैस सॉल्वल हो जाएगी। यानी गैस का लिक्विड में सॉल्वल होने का नेचर हो ना हो, लेकिन मैं प्रेशर इतना बढ़ा के उसको सॉल्वल कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेशर की वजह से सिर्फ सॉल्वल नहीं करना है, क्योंकि गैस और लिक्विड के नेचर की वजह से भी मुझे सॉल्बिलिटी देखनी है, ठीक है ना। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, और गैस हाईली सॉल्वल नहीं होनी चाहिए। तीनों कंडीशन है। अब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो सिर्फ प्रेशर की वजह से गैस सॉल्वल हो जाएगी, चाहे उसका नेचर कोई भी हो। अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो टेम्परेचर की वजह से गैस सॉल्वल हो जाएगी, वो भी मुझे नहीं करना है। या गैस की सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी तो उस गैस की सॉल्बिलिटी की वजह से सॉल्वल हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सॉल्वल नहीं होनी चाहिए गैस। चौथा, गैस जो होगी लिक्विड में ना ही डिसोसिएट ना ही एसोसिएट नहीं होनी चाहिए। तो यानी क्या होगी? रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, सॉल्वेंट में। यानी जैसे डिसोसिएट नहीं होनी चाहिए, एसोसिएट नहीं होनी चाहिए। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। तो अब देखो, नेक्स्ट हम लोग एक और पढ़ लेते हैं, इसी का लास्ट पॉइंट है। तो ये देखो, जनरली आपसे पूछा जाएगा इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड देखो क्या होते हैं। जैसे मान लो दो लिक्विड को मैंने मिक्स किया, ठीक है, जैसे कि ऑयल और वाटर को मिक्स कर दो, तो क्या होगा? दोनों इमिसिबल है, मतलब दोनों क्या होंगे? मिक्स नहीं होंगे। ऑयल क्या होगा? ऊपर रहेगा, वाटर क्या रहेगा? नीचे रहेगा। क्लियर है? तो इसको लिक्विड को बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। तो बच्चों यहां पर आपसे पूछेगा कि बताओ बच्चों, टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर कितना लग रहा है? तो जैसा कि हम लोगं ने पढ़ा हुआ है, टोटल वेपर प्रेशर कितना होता है? राउट से लगा सकते हो, PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB, ये लगाते थे हम लोग। और XA XB की वैल्यू क्या होती थी? टोटल XA प्लस XB 1 होता था, यानी XA और XB की इंडिविजुअल वैल्यू 1 से हमेशा कम होती थी। बट बच्चों देखो, इस केस में क्या होगा? इस केस में XA इक्वल टू 1 होगा और XB इक्वल टू 1 होगा। समझो बात को। जब भी इमिसिबल लिक्विड दे दिया जाए उसमें XA और XB दोनों की वैल्यू इंडिविजुअल 1 होगी, क्योंकि वहां पर टोटल सम करने पे 1 आ रही थी। क्यों? क्योंकि ये मिक्स हुआ ही नहीं है, ये इमिसिबल है। इमिसिबल मतलब जो मिक्स नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो यहां पर जो टोटल प्रेशर आएगा वो कितना आएगा? PA0 प्लस PB0 आएगा।
जबकि वहां पे जो टोटल प्रेशर आ रहा था वो पीए नॉट पीबी नॉट के बीच में आता था, जबकि यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या होगा, वो पीए नॉट पीबी नॉट का सम होगा। आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इमिसिबल लिक्विड के क्वेश्चन बहुत ही कम दिए होते हैं, ठीक है ना, बट अगर आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि आपको चैप्टर कैसा लगा, और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज जरूर करना। क्लियर है? क्योंकि रिवाइज अगर नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें, क्योंकि लेक्चर क्लास में सबको समझ में आता है, मैक्सिमम लोगों को समझ में आता है, बट मैक्सिमम लोगों को सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन सिर्फ उनका होता है जिनको एग्जाम तक याद रहता है, और याद करने के लिए रिवाइज आपको करना ही करना है। तो आप क्या करो, मैं आपको नोट्स तो दे ही दूंगा, ठीक है, डीपीपी मैं पहले ही दे चुका हूँ, नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, बट आप खुद के नोट्स जरूर बनाना। खुद के नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है ना? तो अब जल्दी से नोट करिए इसको।